मेरे प्यारे सभी छात्रों, आपको सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए कम समय में हम पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए आज का वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आज हम और आप बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विषय विज्ञान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है कि किस आधार पर आपके इस वर्ष के प्रश्न पत्र जो हैं तैयार किए जाएंगे। फिर इसके बाद आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं कि कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के जो इस बार के कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। इसके पश्चात चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो अध्याय 1 से अध्याय 16 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो यहाँ आप वीडियो के माध्यम से किसी भी समय एनी टाइम आप अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो मोबाइल को आप चालू करके प्रश्नों को सुन सकते हैं, या आप अगर खेत में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार आप आसानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अध्याय 1 में पहला प्रश्न पूछा गया है कि सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, एक्वा रेजिया, जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 में मिलाने से बनता है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन, खोलते पानी में जलवाष्प बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही उत्तर है एलपीजी का दहन। ये भौतिक परिवर्तन ना होकर रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है एलपीजी का दहन। इसके पश्चात प्रश्न आता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यौगिकों के सूत्र अधिकांश पूछे जाते हैं परीक्षा पेपर में, इसीलिए इसी कड़ी में पूछा गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके पश्चात आप चौथे नंबर पे देख सकते हैं कि एक रासायनिक क्रिया दी गई है और उसके बाद पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आयन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe2O3 में जो आयन है O3 आयन, उसका विस्थापन हो रहा है और वो Al2O3 आयन का निर्माण कर रहा है। तो विस्थापित होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए विस्थापन की अभिक्रिया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि CaCO3 = CaO + CO2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो टूटने वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो आप सभी जानते हैं कि वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला प्रश्न है H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाता है मुख्य रूप से अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है, अपचयन अभिक्रिया। और अगर ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो रही हैं कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, तब ये होगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपचयन अभिक्रिया ही होगा, क्योंकि O2 का ह्रास और H2 का योग कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होने वाली अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा छोड़ी जाती है, आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऊष्मा छोड़ने वाली अभिक्रिया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से होता है नए यौगिकों का निर्माण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें मुख्य रूप से नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर है नए यौगिकों का निर्माण। इसके पश्चात अगला प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात ऊष्मा सोखी जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी, यहाँ पर भी आप शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया। इसके पश्चात है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो इसका सही उत्तर होगा अभिकारक। इसके पश्चात है रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो इस प्रश्न को पहले रिपीट किया जा चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में नए यौगिकों का निर्माण होता है। इसके पश्चात है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है।
तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नींबू का रस, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए नींबू अम्लीय पदार्थ होता है। यहाँ पर फिर कुछ छोटे प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनमें उपचयन की अभिक्रिया होने लगती है, अर्थात ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ने लगती है, जिससे हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए उन पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ताकि उन पदार्थों को आसानी से बचाया जा सके और लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सके। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में आप शब्दों के आधार पर आसानी से परिभाषाएं लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, क्षेपी अर्थात छोड़ी जाती है, और ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा सोखी अर्थात अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, छोड़ी जाती है। उदाहरण सहित दिया गया है इसमें। इसके पश्चात अगला देखते हैं अध्याय 2। तो अध्याय 2 में पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 2 के पहले श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया में ऊष्मा छोड़ी जाती है, इसलिए अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अध्याय 2 का पहला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपच होता है उसे एसिडिटी या अम्लीयता भी कहा जाता है, और इसका उपचार करने के लिए एंटीसिड जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्षारीय पदार्थ होते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो जो विलयन लाल लिटमस को नीला करता है उसका पीएच 7 से अधिक होगा। यहाँ पर 7 से अधिक आप संख्या देख सकते हैं कि 7 से अधिक केवल 10 अंक दिया गया है, इसीलिए इसका पीएच मान 10 होगा। और ऐसे पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्षारीय अर्थात छलनी शब्द याद कर लें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति अम्लीयता होने का कारण क्या है। तो H+ आयनों के कारण पदार्थों की प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है अध्याय 2 में, अम्लीय क्षारक की प्रबलता की जांच में उपयोग किया जाता है। तो पीएच पैमाने का उपयोग इसके लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी भी विलयन में अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता लगाया जा सकता है। इसके पश्चात है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब खालिस्तान का उत्सर्जन होता है। तो कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। इसीलिए धातु के बर्तन में जब खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं तो वो कुछ समय के पश्चात खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में आप सभी जानते हैं कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो H2CO3 जो है वो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शनों में प्रबल अम्ल नहीं है। इसके पश्चात अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अम्ल एवं क्षार आसानी से एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चींटी के डंक और नेटल में मेथेनॉइक अम्ल उपस्थित होता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अम्लों के लिए कथन जो सत्य है वो है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इसका सही आंसर है स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेथिल ऑरेंज क्या है। तो मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का रासायनिक सूचक है। ये किस प्रकार का सूचक है, रासायनिक सूचक है। यहाँ पर आप प्राकृतिक सूचक के आधार पर लिखेंगे रासायनिक सूचक है। इसके पश्चात जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। तो जल में जो घुलनशील जो क्षारक होते हैं उन्हें कहा जाता है क्षार। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। फिर जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। इसके पश्चात प्रश्न है, खालिस्तान में नीले लिटमस को खालिस्तान लाल कर देता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके लिए आप अनिल शब्द याद रख सकते हैं कि अनिल शब्द के आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके पश्चात कुछ छोटे प्रश्न हैं।
कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षार में कोई अंतर लिखिए। तो अम्ल जो H+ आयन देते हैं जल में घुलकर, जबकि क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसके लिए आप अनील शब्द याद रख सकते हैं। और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसके लिए आप छलनी शब्द याद रख सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं और ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके पश्चात अध्याय 3 के प्रश्नों को हम वीडियो के भाग 2 में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 2 की लिंक दी गई है, उससे आप अध्याय 3 और 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सुन और देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।